Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss the first topic. Clear? So, इंतज़ार किस बात का है? चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे वायरोलॉजी को। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस। सो वो ब्रांच बायोलॉजी की जो जिसमें हम सिर्फ वायरसेस को स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। अर्लियर कॉन्सेप्ट, तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, शुरू में जस्ट एक कॉन्सेप्ट था, यानी कि ऐसा नहीं समझा जाता था कि जो वायरस है ये कोई मखलूक है, ये कोई क्रिएशन है, कोई क्रीचर्स हैं। बस जस्ट एक मतलब कि एक नोशन के तौर पर इस्तेमाल होता था, एक अलामत के तौर पर एक वर्ड इस्तेमाल करते थे। जैसे हम लेट्स सपोज कहते हैं डेंजर, एक वर्ड है डेंजर, बाद में उसी डेंजर जो वर्ड हम अब यूज़ कर रहे हैं ख़तरे के लिए, बाद में वो किसी जानवर का नाम रख दें या किसी प्लांट का नाम रख दें, एनीथिंग। इसी तरह से शुरू में बहुत अर्लियर कॉन्सेप्ट है कि एट द टाइम ऑफ लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉश, इनके औकात में, इनके दौर में जो वर्ड वायरस था, इट वाज जनरली रिफर्ड टू एज अ पॉइजन, एक जहर जो डेथ और डिजीज कॉज कर सकता हो। क्लियर? अ पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीज एंड डेथ। तो कोई भी ऐसी जहरीली चीज़ जिसकी वजह से कोई बीमारी हो जाती हो या जिसकी वजह से कोई मौत वाक़ हो सकती हो, तो उसको जनरली कहा जाता था वायरस। क्लियर? और वायरस के हवाले से अगर हम देखें थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, सो इट इज़ अ लैटिन वर्ड, याद रखना आपने एमसीक्यूज़ के लिए। लैटिन, या मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है LT, इट मीन्स लैटिन। लैटिन वर्ड है वेनम, वेनम, और वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला मवाद। क्लियर? सो दैट इज ऑल्सो एन MCQ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जो आज प्रेजेंट डे कॉन्सेप्ट है, इसका जो प्रेजेंट डे नोशन है, आज के दौर में, आज की डेट में हम वायरसेस के हवाले से क्या जानते हैं, दैट दे आर द पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब वो न्यूक्लिक एसिड, इसमें DNA भी हो सकता है और इसमें RNA भी हो सकता है, ठीक है, often with a proteinaceous coat और प्रोटीन कोट। सो कोर में, सेंटर में, यहां पर याद रखना है, इन द कोर का मतलब सेंटर में DNA या RNA, मतलब किसका, न्यूक्लिक एसिड, मतलब किसका जीनोम होगा, और उसके ऊपर कवर्ड विद प्रोटीनेशियस कोट और प्रोटीन कोट। क्लियर? जिसको आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं ज़रा इसकी थोड़ी सी शुरू से डिस्कवरी के हवाले से। तो पहले तो हमने बात कर ली कि लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉश के ज़माने में क्या समझा जाता था। अब आते हैं ज़रा एडवर्ड जेनर। सो एडवर्ड जेनर इन 1796, पहले भी डिस्कस हो चुका है, दोबारा यहाँ पर डिस्कस होगा। ही वॉज द फर्स्ट फिजिशियन, बेसिकली ही वॉज अ फिजिशियन, ये डॉक्टर था। ठीक है? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी कुछ इस तरह से है, अब मैं आपको बता देता हूँ। सो कहानी कुछ इस तरह से है कि इस दौर में 1700s का जो सा लेट है, और ख़ास और मिड और लेट के दरमियान, देयर वाज अ डिजीज़ दैट इज़ कॉल्ड एज स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स जो है, इसका ओरिजिन भी चाइना से हुआ, जैसे कोविड का ओरिजिन समझा जाता है कि चाइना से ही हुआ था। ठीक है? इन 2019, इसलिए हम उसको कहते हैं COVID-19, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। इसी तरह से 12वीं सदी में, इन 12th सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट, सो चाइना से ये एपिडेमिक की शक्ल में, यानी कि फैली ये बीमारी। अब डियर स्टूडेंट, ये जो डिजीज़ है, ये इतनी फैली कि काफ़ी हद तक ख़तरनाक साबित हुई। जिस तरह आजकल आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले कोविड यानी कोरोना ने बहुत तबाही फैलाई। एक इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ठीक है? हमारे सांस के लेने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादातर इसमें इफेक्ट होता है। इसी तरह से खांसी, नज़ला, जुकाम, जैसे फ्लू हो जाता है, फ्लू वायरस भी है। अब फ्लू होता है तो कुछ ही दिनों के अंदर, विद इन 3 days और 4 days और 5 days, डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन, वो ठीक हो जाता है। ठीक है? लेकिन जो इसकी वजह से आम तौर पर कोई डेथ नहीं होती, यानी कि फ्लू की वजह से आम तौर पर डेथ नहीं होती इंसानों में। लेकिन
जो कोरोना वायरस है, देखिए इसने कितनी तबाही बचाई। तो उन वक्तों में जब ये एडवर्ड जेनर का जो दौर था, उस वक्त स्मॉल पॉक्स बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आज कोरोना वायरस, या से कुछ अर्सा पहले कोरोना वायरस की जो सिचुएशन थी, इससे लोगों की डेथ भी हुआ करती थी, ठीक है। उसी दौर में एक और बीमारी थी, दैट वाज अ काउपॉक्स। तो यहाँ पर काउपॉक्स ऐसे ही जैसे आजकल फ्लू, मतलब काउपॉक्स हुआ। काउपॉक्स बेसिकली ये वो कैटल्स की डिजीज़ है काउस में, और वहाँ से आगे इंसानों में ये ट्रांसमिट हो जाती है। वो पॉक्स फैमिली है ना, पॉक्स, तो पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, काउपॉक्स, चिकन पॉक्स, ये फैमिली है पूरी पॉक्स वायरसेस की, ठीक है। तो ये इंसानों में भी मुंतकिल हो जाता है काउपॉक्स। तो ही वॉज अ फिजिशियन, एडवर्ड जेनर। इसने नोट क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन ही तो होती है। तो इसने ऑब्जर्व ये किया कि ऐसे पेशेंट जिनको काउपॉक्स होता था, उनको आमतौर पर स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। दैट वाज हिज ऑब्जर्वेशन। लेकिन वो उस पर अब काम करना चाहता था। अब उसने हाइपोथेसाइज किया, तो हम ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसाइज किया कि ऐसे लोग जिनको काउपॉक्स हो जाए, उनको बाद में स्मॉल पॉक्स नहीं होता। लेकिन अब हाइपोथेसिस को प्रूफ कैसे करना है, दैट इज बाय द एक्सपेरिमेंटेशन। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए फिर जाहिर बात है कोई इंसान चाहिए, ख़ास तौर पर ये इंसानों में वो डेथली कंसिडर होने लग गई, ये बीमारी ख़तरनाक साबित हुई। अब क्या होगा कि इसने एक वहीं पे किसी इलाके में एक फ़ीमेल से बात की कि इस तरह से कि मेरे पास एक हाइपोथेसिस है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि ऐसे लोग जिनको काउपॉक्स हो जाए उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो इसके लिए इफ़ यू वॉलंटियर योर सन, उसका बच्चा था, उस औरत का 8 साल उसकी उम्र थी और उसका नाम था जेम्स फिप्स। तो हो सकता है कि अगर मैं इसमें कामयाब हो जाऊं तो कई लोगों की जान बच सकती है इससे, ठीक है। सो उसने सोचा कि अगर मेरे एक बेटे की जान को ख़तरा में डालकर अगर दुनिया में कई लोगों की जान बच सकती है, सो इट इज़ रीज़नेबल, ठीक है। तो मैं ये रिस्क ले सकती हूँ। तो खैर उसने वॉलंटियर किया। तो जेम्स फिप्स को एडवर्ड जेनर ने, यानी कि जो फिजिशियन था उस वक्त का, उसने क्या किया कि उसको इनोकुलेट किया विद द मटेरियल फ्रॉम द काउपॉक्स लायन, फ्रॉम द काउपॉक्स लायन। वो इसी तरह से बीमार हुआ जैसे फ्लू से हम थोड़ा बहुत बीमार होते हैं, फिर उसके बाद ठीक हो जाते हैं, और उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर वो ठीक हो गया। अब उसने 6 हफ्ते वेट किया, और 6 हफ्ते के बाद उसी बच्चे को, यानी जेम्स फिप्स को, उस 8 साल बच्चे को 6 हफ्तों के बाद, आफ्टर 6 वीक्स, ही इनोकुलेटेड स्मॉल पॉक्स। लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। मतलब कि जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि किसी को अगर काउपॉक्स हो जाए तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, वो दुरुस्त साबित हुई। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साइंस एक आध एक्सपेरिमेंट पे या एक आध तजुर्बे पे नहीं मानते। वो कहता हो सकता है एक्सीडेंटली हो गया हो। तो फिर उसने इसको रीप्रूफ करने के लिए 23 और लोगों को, यानी 23 अदर पर्सन्स, उसने सेम प्रोसीजर रिपीट किया और उसको सेम रिजल्ट्स मिले। सो इसी वजह से मतलब कि ये सारे वो फिर एक तहलका मच गया इसकी मेडिकल की साइंस में कि ये जो मटेरियल लिया था, कहाँ से लिया था, फ्रॉम द काउपॉक्स लायन। तो काउ को लैटिन में क्या कहते हैं, वैका। तो उस मटेरियल का नाम क्या रखा एडवर्ड जेनर ने, वैक्सीन। क्लियर। और याद रखिएगा जो वर्ड है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वो इसका बनाया हुआ नहीं है, दैट इज बाय द लुइस पैस्चर। सो लुइस पैस्चर ने पहली दफा वर्ड इस्तेमाल किया था वैक्सीनेशन का, कि इनोकुलेशन ऑफ दैट वेरी मटेरियल। क्लियर। सो इंजेक्टेड जेम्स फिप्स 8-year-old boy with material removed from cowpox lion, injected smallpox after 6 weeks, and the boy didn't get the smallpox. He repeated the same experiment on 23 other people or persons, and the result was same. Clear? तो दुनिया में सबसे पहली जो वैक्सीन बनी, दुनिया में सबसे पहली, वो एक वायरल डिजीज के खिलाफ ही बनी। और वो वायरल डिजीज कौन सी थी, दैट वाज स्मॉल पॉक्स। क्लियर। आइए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। सो 1796 के बाद काफी अरसा इसके ऊपर कोई खास मतलब कि प्रोग्रेस नहीं हो सका। फिर उसके बाद 1884 के अंदर 1884 के अंदर
चार्ल्स कैम्बरलैंड, ही वॉज वन ऑफ द एसोसिएट्स ऑफ लुइस पैस्चर, ये लुइस पैस्चर का एसोसिएट था। सो 1884 में उसने क्या किया कि ही वॉज वर्किंग ऑन रेबीज। रेबीज आमतौर पर पागल कुत्तों के काटने से होती है। रैबिट डॉग्स, फॉक्स, कैट्स एंड सम बैट्स एंड सम अदर एनिमल्स। सो ये याद रखना है, रेबीज इट इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ रैबिट डॉग्स, फॉक्सेस, कैट्स, बैट्स एंड अदर एनिमल्स। ये एमसीक्यू इसके लिए मार्क कर लें, ठीक है। तो इनके काटने से ये बीमारी होती है जिसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से खौफ आता है, पानी की आवाज़ सुन के, पानी को देख के इंसान की डेथ हो सकती है इससे, काफ़ी खतरनाक है ये, ठीक है। तो ये इसके ऊपर काम कर रहा था। तो इसने क्या नोट किया चार्ल्स कैम्बरलैंड ने कि जो एजेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज, रेबीज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एजेंट है वो पोर्सलिन फिल्टर्स में से पास कर जाता है। जो पोर्सलिन फिल्टर उस वक्त यूज हुआ करते थे, मुख्तलिफ साइज, पोर साइज के, उनका साइज होता था 100 to 1000 नैनोमीटर्स। क्लियर? तो जिसमें से छोटा बैक्टीरिया भी ना पास कर सके, उसमें से ये जो एजेंट्स थे रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज वो पास कर गए। तो फिर उसने इनको क्या नाम दिया? फिल्टरेबल वायरसेस। ही नेम्ड देम एज फिल्टरेबल वायरसेस। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। सो इन 1892 देयर वाज अनदर साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ आइवानस्की और आइवानस्की इन 1892। अब ये साहब ये काम कर रहे हैं तंबाकू के पत्तों के ऊपर, ठीक है। तंबाकू के पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं, उसके ऊपर एक बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं टोबैको मोज़ैक डिजीज़। मोज़ैक आपको पहले भी बता चुका हूँ, आगे चलकर दोबारा एक दफ़ा जिक्र आएगा कि टोबैको जो ये मोज़ैक जो है, मोज़ैक का मतलब होता है एक ऐसी आप तस्वीर बनाएं जिसमें पेंट की बजाय मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों को जोड़ करके तरतीब दे करके आप कोई यानी कि तस्वीर बना दें, उसे कहते हैं मोज़ैक पेंटिंग, ठीक है। तो इसी तरह से वो तंबाकू के पत्तों के ऊपर इसी मोज़ैक मैनर के अंदर कुछ डिजीज्ड वो लेजेंड्स बन जाते हैं, उसे कहते हैं टोबैको मोज़ैक डिजीज़। क्लियर? तो इसने क्या देखा कि टोबैको मोज़ैक डिजीज़ जो है उसके पत्तों के ऊपर वो उसको वहाँ से वो जहाँ पे वो पत्ता जिसके ऊपर वो डिजीज्ड पैच मौजूद था उसको उतारा, उसमें से उसका जूस उसको स्क्वैश किया, उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया और उसके जो जूस है उसको क्या किया कि दूसरे जो हेल्दी टोबैको लीव्स थे जिनको ये डिजीज़ नहीं थी उनके ऊपर वो उसको रब किया। तो उसने क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि और उसको जब पोर्सलिन फिल्टर से भी यानी कि वो फिल्टर किया उसने, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इनको अब डिजीज़ नहीं होगी, because he was considering that tobacco mosaic disease is caused by a bacteria। लेकिन और बैक्टीरिया आपको पता है कि पोर्सलिन फिल्टर में से पास नहीं हो सकते। तो जब उसने जूस को फिल्टर किया पोर्सलिन फिल्टर में से, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब मैं अगर इसका जो जूस है उसको हेल्दी प्लांट पे लगाऊंगा तो वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। मतलब कि उसको उन जो हेल्दी प्लांट्स ने भी डेवलप कर ली डिजीज़। So, the work of Ivanovsky, 1892, extracted juice from the leaves of tobacco having tobacco mosaic disease, TMD. He passed via porcelain filter, rubbed juice on the leaves of healthy plants, expecting no disease to occur, but the healthy leaves developed the disease soon. तो अब क्या किया कि उसने कहा था एजेंट फॉर टोबैको मोज़ैक डिजीज वाज फिल्टरेबल। यानी को अगर फिल्टर ना होता तो फिर तो वो ये सही होता, यानी जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो फिल्टर हो गया, वो फिल्टरेबल था, मतलब कि वो चला गया उसमें इनटू द फिल्ट्रेट। तो दैट इज़ वाई मैंने कि इतना छोटा साइज था उसका। अब आते हैं स्टूडेंट्स 1892 के बाद 1898 में, ठीक है, 92 के बाद 98 में एक डिजीज़ डिस्कवर हुई इसी तरह से छोटे छोटे ये फिल्टरेबल एजेंट्स की मदद से, जिनको फिल्टरेबल वायरसेस कहा गया। फुट एंड माउथ डिजीज़, ये फुट एंड माउथ डिजीज़ इंसानों में भी होती है और बाकी दूसरे जो कैटल्स हैं उनमें भी होती है। मुंह के ऊपर यानी कि माउथ के ऊपर और हाथों पे और फुट के ऊपर ख़ास तौर पर दाने से बन जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक
और वो जो है वो भी फिल्टरेबल। क्लियर? सो दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1898। 1898 के बाद फिर 1901 में, इन 1901, क्यूबा के अंदर एक साइंटिस्ट है बाय द नेम ऑफ वॉल्टर रीड, उसने डिस्कवर किया पहली दफ़ा येलो फीवर इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर येलो फीवर, जिसमें तेज़ बुखार होता है, गला भी ख़राब होता है, और साथ में जो स्किन जो है उसके ऊपर वो डिस्कलरेशन जो है वो येलोइश कलर होना शुरू हो जाना। तो द एजेंट रिस्पॉन्सिबल इसके लिए भी उन्होंने देखा कि ये पोर्सलिन फिल्टर में से पास कर जाता है, ये भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट है। क्लियर? अब 1901 के बाद फिर बारी आती है वर्क ऑफ ट्वार्ट की। 1915 में ट्वार्ट काम कर रहा था बैक्टीरियल कॉलोनीज के ऊपर, और बैक्टीरियल कॉलोनीज में क्या देखा उसने कि कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज वो डिसॉल्व हो रही हैं, उनका साइज छोटा हो रहा है। ठीक है? ही टुक दैट वेरी लाइज्ड सैंपल, जो वो कॉलोनी जहाँ पर वो लाइसिस हो रही है, जहाँ पर वो डिसॉल्व हो रही है, वहाँ से सैंपल लिया, उसको हाईली डाइल्यूट किया। डाइल्यूशन समझते हैं ना डियर स्टूडेंट्स? डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ में पानी डालते जाओ तो वो जो सॉल्यूट है वो कम होता जाएगा उसकी कंपैरेटिवली, और सॉल्वर ज़्यादा होता जाएगा, तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूट। उसने ना सिर्फ डाइल्यूट किया बल्कि हाईली डाइल्यूट किया उसकी वो लाइज्ड कॉलोनी के सैंपल को, और फिर उसको जो बाकी अनलाइज्ड जहाँ पर लाइसिस नहीं हो रहा था उन कॉलोनीज के ऊपर जब उसको रखा तो वहाँ पर भी वो लिटिक इफेक्ट शुरू हो गया। क्लियर? सो उसने ये नोट किया कि देयर मस्ट बी अ वायरस जो कि ऐसा कर रहा है, जो कि इन बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ख़त्म कर रहा है। सो ही डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियल कॉलोनीज अंडरगो लाइसिस। उसने क्या नोट किया कि बैक्टीरियल कॉलोनीज दे अंडरगो लाइसिस। लाइसिस का मतलब यहाँ पर है, जो ये एमसीक्यू के लिए मार्क करना है, यहाँ पर लाइसिस का मतलब है डिसॉल्व्ड या फिर डिसअपियर्ड, and the lysis could be transferred from one colony to other even by highly diluted material from the lysed colony। आप हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल लाइज्ड कॉलोनी का भी लेके और उसको दूसरी कॉलोनी पर शिफ्ट करो तो उसके अंदर भी वो लिटिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो ही कंक्लूडेड, उसने कंक्लूड क्या किया, द लिटिक एजेंट माइट बी वायरस। क्या हो सकता है? वायरस, क्योंकि बैक्टीरिया छोटा था वो उस वक्त तक की, और उससे छोटे क्या समझे जाते थे? द फिल्टरेबल वायरसेस। फिर उसके 2 साल बाद another scientist by the name of D. Harrow in 1917, उसने इसी फिनोमिना को जो ट्वार्ट ने किया था इसको रीडिस्कवर किया। मतलब उसने भी सेम प्रोसेस रिपीट किया और यही उसको रिजल्ट्स मिले। और फिर ही वाज द फर्स्ट हु यूज्ड, ये याद रखना एमसीक्यू के लिए मार्क करें, एक तो रीडिस्कवर्ड दिस फिनोमिना मतलब ये वाला, और दूसरा यूज द वर्ड बैक्टीरियोफेज मीनिंग बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, फेज मीन्स टू ईट, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाले। एक्चुअली वो इन्फेक्ट होते थे, वो रप्चर होते थे, तो वो बैक्टीरिया कम होना शुरू हो जाए, तो इट लुक्स लाइक द बैक्टीरिया इज बीइंग ईटन। क्लियर? और फिर फाइनली in 1935 there was another scientist by the name of Stanley. He was the first who purified viruses and crystallized the tobacco mosaic virus। और डिस्ट्रोल यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझते हैं ना? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। वायरस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्या हमने पढ़ा, उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं? उसके पास प्रोटीन कोट है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, इनटू पार्टिकल्स, उनको ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया जाए? पार्टिकल्स में, एंड डिस्क्राइबिंग देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम 2-3 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं उनके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किस कैरेक्टर की बेस के ऊपर या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस के ऊपर वायरसेस को लिविंग समझा जाता है कि दे आर लिविंग एंटाइटिटीज़, और फिर वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बिहाफ के ऊपर इनको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद हम इसके कुछ साइज और इसके कुछ वॉल्यूम के अतबार से और कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इनको जिंदा
या जानदार समझा जाता है। सो फर्स्ट थिंग दैट दे अकर इन डिफरेंट वेराइटीज़ एंड स्ट्रेन्स, इनकी मुख्तलिफ तरह की वेराइटीज़ हैं, इनकी मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेन्स होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा लाइक कोरोना में कि ये डेल्टा वायरस आ गया, अब ओमिक्रॉन आ गया, एक नया वेरिएंट आ गया। सो दीज आर नोन एज द स्ट्रेन्स, ये मुख्तलिफ स्ट्रेन्स में पाया जाता है। सो ये स्ट्रेन्स होती हैं दैट इज़ सपोज टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग एंटिटी। इसके अलावा दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। और इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल डियर स्टूडेंट, दैट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। आगे चलकर इसी लेक्चर में इसको हम डिटेल से डिस्कस भी करने वाले हैं कि इसके जीनोम के बेसिस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन। खैर चलते हैं आगे। दे कैन अंडरगो म्यूटेशन, म्यूटेशन आप पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। म्यूटेशन का मतलब चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ जीन। किसी भी जीन के एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर जीन क्या होता है, दैट द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए और आरएनए। तो उसके ऊपर जो सीक्वेंस होता है वो उसमें अगर चेंजिंग आ जाए तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। तो दे कैन अंडरगो म्यूटेशन, हमारे अंदर भी म्यूटेशंस होती हैं, वी आर लिविंग, तो इनके अंदर भी म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से इनके अंदर मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेन्स या वेरिएंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग एंटिटी। इसके अलावा दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, एमसीक्यूज के लिए मार्क कीजिए, एंड सर्टेन केमिकल्स, कुछ मखसूस केमिकल्स हैं उनके जरिए इनको किल किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के जरिए इनको किल किया जा सकता है। ये एमसीक्यू नोट कर लीजिए। एंड दे आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इंट्रा का मतलब विद इन, सेलुलर मीन्स cell, obligate means compulsory, it is obligation, it is compulsion, and parasite, you know very well, an organism which lives in a host, a living host, for food or shelter, and in return harms the host. Clear? तो ये ऐसे पैरासाइट हैं जिनके लिए कंपल्शन है कि अगर इनको रिप्रोड्यूस करना है, अगर इनको ग्रो करना है, तो ये सेल के अंदर रहेंगे, एक लिविंग होस्ट के अंदर रहेंगे। ये लिविंग होस्ट के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। क्लियर? सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्लियर? अब आते हैं इनके कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी खुसूसियात हैं जिनके बायस हम समझते हैं कि ये नॉन लिविंग भी हैं। इसी वजह से तो आज तक इनका कोई किंगडम इसको हम प्लेस ना कर सके। खैर चलिए, सो दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड इन बॉटल्स। क्रिस्टलाइजेशन का भी मैंने आपको बताया था कि इनको क्रिस्टलाइज किया था फर्स्ट टाइम 1935 में स्टैनले ने, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वायरस के उसको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। ठीक है, और इनको स्टोर भी किया जा सकता है बॉटल्स के अंदर। दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि हमने सेल की बात की, सेल एक प्रॉपर एक स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ विच कैन रिप्रोड्यूस, विच हैव द एबिलिटी टू रेस्पायर, विच कैन अंडरगो सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बाय इट्स ओन, लेकिन इसके अंदर ऐसा वो स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, जनरली जो वायरसेस होते हैं आमतौर पर उनके अंदर एंजाइम्स और को एंजाइम्स जो चाहिए होते हैं वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, वो इनके पास नहीं होते, और ना ही इनके अंदर कोई और देयर इज नो ऑर्गेनल प्रेजेंट इन देम। इस वजह से दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग। दे डू नॉट रेस्पायर, रेस्पायर का मतलब कि एक्सचेंज द गैसेस और गैसेस एक्सचेंज वगैरह इनके अंदर कुछ भी नहीं होता ना। जैसे कि हमारे अंदर हमारे सेल्स रेस्पायर करते हैं, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड दे रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। Clear? So they do not respire. And they are not capable of autopoiesis. Auto का मतलब self and poiesis means to reproduce. मतलब autopoiesis का मतलब होता है ability to reproduce. They are not capable of autopoiesis, मतलब they have no ability to reproduce without host.
होस्ट के बगैर ये रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, क्योंकि होस्ट के बगैर ये जिंदा ही नहीं समझे जाते। आउटसाइड द होस्ट दे आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग एंड इनसाइड द होस्ट दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग एंड दे आर ऑल्सो इनर्ट। आउटसाइड द होस्ट ये इनर्ट है, इनर्ट का मतलब इनएक्टिव है। दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट। यह बातें आपने याद रखनी है। थोड़ा सा साइज के हवाले से बात कर लें। सो इनकी रेंज है 20 नैनोमीटर्स टू 250 nanometers, 20 nanometers to 250 nanometer, that is the range of their size। तो जो सबसे छोटा वायरस है वो 20 नैनोमीटर का है और वो है पार्वो वायरस। सो 20 नैनोमीटर इज द स्मॉलेस्ट वायरस एंड दैट इज पार्वो वायरस। याद रखना, ना भी याद रखना है। और जो सबसे बड़ा वायरस है दैट इज ऑफ 250 नैनोमीटर इन साइज मैक्स एंड दैट इज पॉक्स वायरस। साइज कितना 250 नैनोमीटर्स। और इनकी अगर वॉल्यूम की थोड़े से बात साइज के अतबार से इन जनरल होस्ट के मुकाबले में देखें, सो दे आर जनरली 10 times to 1000 times smaller than most of the bacteria। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया से 10 से 1000 गुना छोटे होते हैं। क्लियर? इसलिए तो वो पोर्सलिन फिल्टर में से यूं खिसक लेते हैं। दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। आपने देखा कि फंजाई हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या फिर इवन के बैक्टीरिया, उनको आप कल्चर मीडिया पे, आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करवा सकते हैं। मींस दे कैन बी ग्रोन इन द लैब। ठीक है, वो उसमें उनके बाकायदा तौर पर न्यूट्रिएंट्स को दे के उनकी जो रिक्वायर्ड चीज़ें उनको दें अगर आउटसाइड इन द बॉडी एंड इन द लैब्स, तो वो ग्रो कर जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया कॉलोनीज बना देता है। लेकिन वायरसेस दे do not live and they cannot be grown on artificial media। The reason, पहली बात तो ये है कि they lack metabolic machinery। इनके पास वो metabolic machinery है ही नहीं कि जो इनको जिंदा रख सके और ये आगे रिप्रोड्यूस कर सकें। हमने भी बात की they lack the ability of autopoiesis। और दूसरा, जब ये वहाँ पर होस्ट में रहते हैं they cause disease। most of them they cause disease while reproduction they can cause disease in the host while reproduction। जब ये रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस वक्त ये बीमारी कॉज कर सकते हैं होस्ट के अंदर। जनरली रेजिस्टेंट, ये रेजिस्टेंट होते हैं टू द ब्रॉड रेंज ऑफ प्रेजेंट डे एंटीबायोटिक्स। आज में जो अवेलेबल, आज के दौर में जो अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं, आमतौर पर एंटीबायोटिक्स होती हैं ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है विच आर यूज स्पेसिफिकली टू किल बैक्टीरिया। तो आजकल दुनिया में जितने भी एंटीबायोटिक्स जो जनरली वाइड रेंज में इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे पेनिसिलिन है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जैसे सेफेलोस्पोरिन है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, इनका कोई असर नहीं होता वायरसेस पे। क्लियर? मतलब आप किसी वायरस को किल करने के लिए जो जनरल जिनसे ये ब्रॉड रेंज हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, इनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज ये इनके ऊपर असरअंदाज नहीं होती किसी भी हवाले से। और यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है, वायरियन। सो कंप्लीट, मैच्योर एंड इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब विच हैज द एबिलिटी टू कॉज डिजीज पार्टिकल इज कॉल्ड वायरियन। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से कि वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। सो स्टार्ट करते हैं। पहले बात, सेंट्रल कोर। कोर मतलब बिल्कुल सेंटर। ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि इसका जीनोम। जैसा कि आप इस वायरस में देख सकते हैं, ये सेंटर में बिल्कुल मौजूद है, यहाँ पर भी सेंटर में, यहाँ पर भी सेंटर में। सो दिस इज द जीनोम। इसको जीनोम भी कहते हैं। जीनोम मीन्स द जेनेटिक मटेरियल विच एन ऑर्गेनिज्म और अ सेल कैरीज, खास तौर पर एक इंडिविजुअल के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उसका जो टोटल जेनेटिक मेकअप होता है, दैट इज इट्स जीनोम। तो इसका जीनोम वायरसेस का, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, डीएनए और आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, ये आगे चलकर डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर मौजूद है प्रोटीन कोट, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस वन।
ये वाला, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन कोट और कैप्सिड, इसे कहते हैं कैप्सिड। ये जो ऑरेंज कलर का मैंने भी ड्रॉ किया इस जीनोम के गिर्द, सो दिस इज कैप्सिड, द प्रोटीन कोट ओवर द जीनोम इज कॉल्ड कैप्सिड। अब ये जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। अब जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इसके सब यूनिट्स, उससे मिलकर के बनता है ये कैप्सिड। इस तरह से ये छोटे छोटे सब यूनिट्स, ये जो छोटे छोटे सब यूनिट्स नजर आ रहे हैं आपको कैप्सिड के, दीज आर कॉल्ड कैप्सोमेयर्स। मेयर का मतलब यूनिट, कैप्सो मीन्स फ्रॉम द कैप्सिड। और ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी वायरस के, और ये हेल्प करते हैं उसको शेप को मेंटेन करने में एज वेल। सो कैप्सोमेयर्स, दीज आर सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड एंड इट्स नंबर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वायरस, कि वायरस में इनका जो नंबर होता है वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। यानी इनके अंदर पहचान करने का तरीका ये होता है कि इनके कैप्सोमेयर्स को कैलकुलेट कर लें, ठीक है। लाइक 162 कैप्सोमेयर्स दे आर प्रेजेंट इन हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस आगे वायरल डिजीज में डिस्कस करेंगे। हर्पीज सिंप्लेक्स एक वायरल डिजीज है जो इस हर्पीज वायरस होती है, इसके अंदर 162 कैप्सोमेयर्स हैं। इसी तरह से 252 कैप्सोमेयर्स दे आर प्रेजेंट इन द एडिनो वायरस, जो आम खांसी नज़ला जुकाम का जो वायरस होता है उसके अंदर 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। इसी तरह से पोलियो वायरस का नाम सुना होगा आपने, पोलियो, उसके अंदर 32 कैप्सोमेयर्स मौजूद होते हैं। क्लियर? तो ये तीनों एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं, 162 इन हर्पीज वायरस, 252 इन एडिनो वायरस एंड 32 इन पोलियो वायरस। क्लियर? इसके अलावा क्या मौजूद है? एनवेलप, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये बाहर वाले साइड पे ये कैप्सिड, कैप्सिड के बाहर ये वाला जो नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एनवेलप। एक एडिशनल कवरिंग होती है कुछ वायरसेस के अंदर, फ्यू वायरसेस हैव एडिशनल लाइपोप्रोटीन एनवेलप। सबसे अहम बात जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसकी नेचर क्या है, इट इज लाइपोप्रोटीन, मतलब ये जो एनवेलप होगा ये लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इसके पास कहाँ से आई, इसके पास लाइपोप्रोटीन कहाँ से आ सकती है? जब ये सेल में एंटर होता है, किसी एनिमल सेल में या किसी वायरल उसमें बैक्टीरियल एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, तो उस वक्त उसकी मेम्ब्रेन से डिराइव करवाता है इसको, एनवेलप को। सो द फ्यू वायरसेस हैव एडिशनल लाइपोप्रोटीन एनवेलप अराउंड द कैप्सिड डिराइव्ड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। कहाँ से डिराइव हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर आएगा और उसी को डिराइव वहीं से डिराइव करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन इट्स अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल एंड इट इज मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है। ऑल्सो कंटेन वायरली एनकोडेड प्रोटीन्स, इसके ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं वायरस के रिलेटेड वो इसके ऊपर एनकोडेड मौजूद होंगी। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास इस एनवेलप के अलावा कुछ स्पाइक्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एनवेलप स्पाइक्स, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड एनवेलप स्पाइक्स, दीज आर कॉल्ड एनवेलप स्पाइक्स। अब खास बात आपने डियर स्टूडेंट्स ये याद रखनी है कि ये एनवेलप स्पाइक्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एनवेलप किससे बना हुआ है? लाइपोप्रोटीन से। और स्पाइक, एनवेलप के जो स्पाइक्स हैं वो किससे बने हुए हैं? दैट आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इनका फंक्शन, दे हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द होस्ट, इन द रिकॉग्नाइजिंग द होस्ट, रिकॉग्निशन होस्ट की। अब ऐसे वायरसेस जिनके पास ये प्रोटीन कोट नहीं है, जैसे यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा, तो ऐसे वायरस को कहा जाता है नेकेड वायरसेस। द नॉन एनवेलप्ड वायरसेस आर नोन एज नेकेड वायरसेस। क्लियर? अब आते हैं थोड़े शेप्स की तरफ। तो एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरियोफेजेस, ये तीन तरह के वायरसेस हमारे पास मौजूद हैं। तो पहले एनिमल और प्लांट वायरसेस की शेप के हवाले से बात करते हैं। तो ये तीन शेप्स में मौजूद है। पॉलीहेड्रल, पॉली मीन्स मैनी, हेड्रल मीन फेसेस, तो मल्टीपल फेसेस जिसके हों उसे कहते हैं पॉलीहेड्रल। इस तरह से कुछ दिखता है, ठीक है। सेंटर में उसके सेंट्रल कोर, मतलब उसका जीनोम। ये हेलिकल, जब बिल्कुल ऐसे रॉड की तरह का वो स्पायरल सा ये जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज, ये है वैसे कैप्सिड, ठीक है, याद रखना, दिस इज अ कैप्सिड। ये टेल की तरह का दिख रहा है लेकिन टेल नहीं है, सो दैट इज अ कैप्सिड, ठीक है। लेकिन ये इस तरह से हेलिकल है
और शेप क्या है, रॉड, या इसको हम कहते हैं हेलिकल शेप, ये स्पाइरल, ठीक है, ये इसके अंदर इसका जीनोम है, आरएनए। और कुछ होते हैं स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल का मतलब राउंड, गोल गोल, ठीक है, जैसे कि ये HIV होता है, जैसे कोरोना वायरस है वो भी स्फेरिकल है, इसी तरह से, क्लियर। और दूसरे हमारे पास बच के बैक्टीरियोफेजिस। बैक्टीरियोफेजिस किसे कहते हैं, हम बात कर चुके हैं, द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया और विच ईट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजिस, क्लियर। इनके अंदर दो कैटेगरीज हैं, या तो होंगे ये क्यूबिकल, ये सामने आपके जो नजर आ रहा है दैट इज क्यूबिकल। जो क्यूबिकल होंगे वो 20 फेसेस वाले होंगे। फेस का मतलब समझते हैं, जैसे क्यूब होता है, क्यूब देखा आपने, तो क्यूब जैसे कि वो लाइक एक वो आपके पास जैसे कि एक मैच बॉक्स है, वो क्यूब की शक्ल में है। सो लाइक दिस आई एम गोइंग टू ड्रॉ, so this is a cube. तो डियर स्टूडेंट, इसके कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे वो होता है अपना रूबिक्स देखा, रूबिक्स वाला क्यूब। सो कितने फेसेस हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ठीक है, 2, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, 3 और एक साइड्स पे, ठीक है ना। अगर आप क्यूब को ऑब्जर्व करें, इसी तरह का क्यूब होता है। सो 1 2 लेफ्ट पे राइट पे, फिर सामने और उसके पीछे, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो ये फेस की मैं बात समझा रहा हूँ कि ये यहाँ पर क्यूबिकल के अंदर 20 फेसेस हैं। इसके कितने फेसेस हैं, 20। सो 20 फेसेस, तो 20 फेसेस को एक नाम दिया जाता है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल, ये नाम याद रखना आपने MCQs के लिए। और इसके 12 वर्टिसेस हैं। वर्टिस कहते हैं किनारे को, कॉर्नर को, ये वाला, ये वर्टेक्स है, दिस इज वर्टेक्स और वर्टिस। और ये सामने जो चेहरा नज़र आ रहा है, ये सामने जो फ्रंट है, इस तरह एक ये हो गया, फिर एक साइड पे हो गया, फिर ये ऊपर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज फेस। तो बैक्टीरियोफेज के फेसेस कितने हैं, 20, जिसकी वजह से इसे कहते हैं आइकोसाहेड्रल। और इसके वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, ये वाले कॉर्नर्स कितने हैं, ये वाले कॉर्नर्स कितने हैं, दे आर 12। और या फिर ये होंगे इस तरह से हेलिकल, जो हेलिकल होंगे वो रॉड शेप्ड होंगे, लाइक दिस, क्लियर। सो दीज आर फ्यू शेप्स ऑफ वायरसेस। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल के साथ क्लासीफाई करने वाले हैं वायरसेस को। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, मुख्तलिफ तरीक़ों से वायरसेस को क्लासीफाई किया जाता है, और उसमें से जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उसके हवाले से हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहली क्लासिफिकेशन है वायरसेस की, विच इज़ बेस्ड ऑन द होस्ट, यानी कि जिस पे ये डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने बात की कि जो वायरसेस हैं दे आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब कि बग़ैर होस्ट के ये ज़िंदा नहीं रहते, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। यूजुअली दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट अ होस्ट, उसके बगैर नहीं रहना पसंद करते। तो होस्ट की बेस के ऊपर कि इनका होस्ट कौन होगा जिसके अंदर ये रेप्लिकेट करेंगे, जिसके अंदर ये रिप्रोड्यूस करेंगे, उसकी बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक 3 तरह के वायरसेस हैं। एक वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिनमें होस्ट क्या होगा, बैक्टीरिया। एक वो वायरसेस जो प्लांट्स को एज अ होस्ट यूज़ करते हैं, और तीसरे वो वायरसेस जो एनिमल्स को यूज़ करते हैं एज अ होस्ट, क्लियर। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियोफेज। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, जो बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज़ करे, ऐसे वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, क्लियर। सो दे अटैक बैक्टीरिया and they are DNA viruses. All bacteriophages are DNA viruses. नोट कर लीजिए, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। All bacteriophages are DNA viruses and they are polyhedral. They are
polyhedral head having tail. अच्छा, इस चीज़ की डिस्कशन हम बाद में भी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में. सो पोलीहेड्रल हेड है इसका और साथ में टेल है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ, डिस्कस तो मैंने करना ही है. इसका जो हेड है इसके अंदर 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसमें कॉमन बेस है, पहली बात. और जो इसकी टेल है, टेल एक कॉम्प्लेक्स टेल है, कुछ सादा टेल नहीं है. इट हैज़ गॉट कॉलर, then sheath, then base plate, and with having 6 tail fibers, and they have a lysozyme in them. So all this is included in the bacteriophage. इसी वजह से बैक्टीरियोफेजिस को अगर हम शेप के एतबार से देखें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि इनका स्ट्रक्चर होता है. अब आते हैं प्लांट वायरसेस की तरफ. मतलब कि वो वायरस जो प्लांट को एज अ होस्ट इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और वहाँ पर रिप्रोड्यूस करेगा और फिर उनको बीमार भी करेगा. क्लियर? मतलब कि इट विल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिजीज. क्लियर? सो उनको हार्म पहुँचाएगा डिजीज की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ डिजीज. सो प्लांट वायरसेस, more than 2000 types, MCQ, more than 2000 types of plant viral diseases are known. 2000 से ज़्यादा प्लांट वायरल डिजीजेस हैं जो कि जानी जाती हैं, जिनके हवाले से रिसर्च हो चुकी है. यानी कि 2000 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को यूज़ करते हैं एज अ होस्ट. क्लियर? जैसे कि TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये क्या कॉज करता है? टोबैको मोज़ेक डिजीज़. इसी लेक्चर में डिस्कस हुआ. ये याद रखना है, इसको मार्क कर लीजिए, ये RNA वायरस है. MCQ इसके लिए मार्क कर लें प्लीज़. इट इज़ RNA वायरस. क्लियर? पोटैटो येलो डॉर्फ वायरस, अनदर प्लांट डिजीज़. इट इज़ अनदर प्लांट डिजीज़. डियर स्टूडेंट, इसमें जो इसकी जिनसी प्लांट होता है, पोटैटो का प्लांट, उसका कद बहुत छोटा रहा है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है इसकी. और उसमें जो पोटैटो भी लगते हैं वो भी नॉर्मल साइज़ के नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, और ये इफेक्ट करती है उसके जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अ वायरल डिजीज़. दिस इज़ मैंशनड इन अवर सिलेबस. नेक्स्ट आर द एनिमल वायरसेस. ये तो 2 सिर्फ एग्जाम्पल्स दी हैं, इसके अलावा देयर आर मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ प्लांट वायरल डिजीज. याद रखना है, इस फिगर को भी याद रखना है. नाउ द एनिमल वायरसेस. जो वायरसेस एनिमल्स में होते हैं, यूजुअली दे आर पैरासाइट्स. यूजुअली दे आर पैरासाइट. दे अकर इन एनिमल्स, द वायरसेस अकर एज पैरासाइट्स. याद रखिएगा, ये लाइन है, ठीक है, बुक की. इन एनिमल्स, फुट एंड माउथ डिजीज, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज मैंने बताया, इसका जिक्र पहले भी किया. फुट एंड माउथ डिजीज ये ह्यूमंस के अंदर भी होती है, और ये लाइफ स्टॉक यानी कि जो कैटल्स होते हैं, मवेशी, भेड़ बकरियां और गाय भैंस, इन जानवरों के अंदर भी ये बीमारी होती है. फुट एंड माउथ डिजीज़ में क्या है कि जब ये फुट एंड माउथ डिजीज़ का जो वायरस है, ये कब डिस्कवर हुआ था बताइएगा ज़रा. यस, यू आर राइट, दैट इज़ इन 1898. तो इसकी डेट भी याद रखनी है. तो इस डिजीज़ में होता क्या है कि मुंह के गिर्द, ठीक है, और ख़ास तौर पर फुट इन द कैटल्स, लाइफ स्टॉक जो है उनके अंदर, उनके फुट और माउथ, यहाँ पर वो ब्लिस्टर से बन जाते हैं, रेड रेड कलर के, पेनफुल होते हैं, ठीक है. और जो ह्यूमंस में होगी फुट एंड माउथ डिजीज़, उसमें साथ में हैंड भी इन्वॉल्व है, ठीक है, फुट और माउथ के अलावा हैंड. तो वहाँ पर इरप्शंस बनेगी, दाने बनेंगे रेड रेड कलर के, जो ब्लीड भी कर सकते हैं और पेनफुल होते हैं. नेक्स्ट इज राउस सार्कोमा. राउस, ये MCQ के लिए मार्क लीजिए. सार्कोमा, ओमा, ये बेसिकली ये हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फिक्स फॉर डिफाइनिंग सम कैंसर्स. कैंसर्स के लिए, जैसे कार्सिनोमा, वर्ड है कार्सिनोमा. नोमा इज फ्रॉम ट्यूबरकल, फ्रॉम ट्यूमर. तो जो ट्यूमर बनते हैं कैंसर के अंदर, उनको सार्कोमास या हिमेंजियोमास के नाम से, या फिर उनको लाइपोमास के नाम से, ये इस तरह से हम उनको नॉमेनक्लेचर इसका करते हैं, ठीक है. सो राउस सार्कोमा, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर. ये कैंसर है जो किसकी वजह से हो रहा है? एक वायरस की वजह से, एनिमल्स के अंदर. इसी तरह से पढ़ेंगे HIV, ठीक है. HIV जो है ये भी एक ऑनको वायरस है, मतलब कि
कैंसर कॉजिंग ट्यूमर वायरस है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर और ख़ास तौर पर। खैर चलते हैं। पेपो वायरस इट कॉजेज वॉट्स। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा स्किन के ऊपर, ख़ास तौर पर ये तलवों जिनसे हमारी जिनसे पाम्स होती हैं इनकी जिनसे ये स्किन है, या फिर जो सोल्स हैं, जो पाँव के नीचे जो तलवे होते हैं, वहाँ पर मोटे मोटे से यानी कि वो हार्ड दाने से बनना शुरू हो जाते हैं, उनको कहा जाता है वॉट्स। और ये वॉट्स किस वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू अ वायरस विच इज़ कॉल्ड एज पेपो वायरस, या इसका पूरा नाम है पेपिलोमा वायरस। शॉर्ट फॉर्म इसको पेपो वायरस कहते हैं, असल में इसका नाम है पेपिलोमा वायरस। इसी तरह से पॉक्सी वायरस इट कॉजेज स्मॉल पॉक्स। इसको डिटेल से डिस्कस भी करना है हमने अपने इन लेक्चर्स में रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो इट कॉजेज स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स मैं बताया था कि एपिडेमिक है 12th सेंचुरी BC चाइना, ठीक है, तो वहाँ से। देन इज पिकोराना वायरस, ठीक है, और पिको RNA वायरस भी कहते हैं उसको, ठीक है। इट कॉजेज पोलियो एंड हेपेटाइटिस A, ठीक है, ये फैमिली है विच कॉजेज पोलियो। पोलियो का नाम सुना होगा, जिसमें जो लिम्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, इसको डिस्कस भी करेंगे आगे वायरल डिजीज़ के अंदर। हेपेटाइटिस A इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, जो आमतौर पर यरकान जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो दैट इज़ कॉज ड्यू टू पिको RNA वायरस। इसी तरह से पैरामिक्सो वायरस, ये भी एक फैमिली है बड़े बड़े वायरसेस की, बड़े बड़े वायरसेस हैं ये भी। ये दो बीमारियां आमतौर पर कॉज करती है। एक है मम्प्स, जिनको हम कन पेड़े कहते हैं, दैट इज़ द स्वेलिंग और इन्फेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ना, पैरोटिड ग्लैंड्स, ये उसका इन्फेक्शन है। और दूसरा मीजल्स कहते हैं खसरा। ये जितनी भी डियर स्टूडेंट्स चाइल्डहुड की रैश डिजीज़ है, रैश डिजीज़ वो जिसमें इरप्शंस दाने बनते हैं, उनमें एट द टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे टॉप पे मीजल्स है। और ये एक दफ़ा हो जाए तो फिर लाइफ टाइम इम्यूनिटी है इसमें, ठीक है। और हाईली कंटेजियस, ये दोनों ही कंटेजियस डिजीज़ है, क्लियर। लेकिन ये इतनी खतरनाक नहीं है, मतलब जानलेवा नहीं होती हैं, ना मम्प्स और ना ही मीजल्स, क्लियर। सो ये जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है दैट इज़ बेस्ड ऑन द होस्ट। तो ये वायरस का नाम और उससे रिलेटेड डिजीज़। तो अगेन फुट एंड माउथ डिजीज़, then Rous sarcoma causing cancer, pepovirus causing warts, and poxvirus causing smallpox, and picoRNA virus causing polio, hepatitis A, और paramyxovirus is causing mumps and measles. अब आते हैं एक और क्लासिफिकेशन की तरफ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? वो प्रोटीन कोट, जो हेड में प्रोटीन कोट होता है, उसके बिहाफ के ऊपर भी वायरसेस की क्लासिफिकेशन की गई है, जिसमें से लाइक द हेलिकल कैप्सिड आपसे जिक्र हुआ इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज हेलिकल कैप्सिड, जिसको स्पाइरल भी कहा जाता है, ठीक है। दैट इज ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस, दैट्स इट्स एग्जाम्पल। ये बहुत अहम एग्जाम्पल्स हैं, यही MCQs आपके बनेंगे। देन पॉलीहेड्रल कैप्सिड, ये मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की। पोली मीन्स मैनी, हेड्रल मीन्स फेसेस, तो जिसमें मल्टीपल फेसेस हो, बहुत ज़्यादा फेसेस हो, ऐसा भी कैप्सिड होता है। लाइक द एडिनो वायरस आमतौर पर हमारे अंदर फ्लू की तरह के जो कॉमन कोल्ड, जिसको हम कहते हैं कॉमन कोल्ड, ठंड लग के भाई कॉमन कोल्ड, उसके जो दैट इज द रिस्पॉन्सिबल इज फॉर इट्स रिस्पॉन्सिबल इज एडिनो वायरस। देन आर एनवेलप्ड वायरसेस, वो कैप्सिड के ऊपर कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एनवेलप होता है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ, उससे डिराइव हुआ एनवेलप होता है। तो इसकी नेचर क्या होती है स्टूडेंट्स? यस, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, ठीक है, याद रखना लाइपोप्रोटीन। तो ऐसे एनवेलप्ड वायरसेस को हम उनमें जो एनवेलप होता है दैट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। और इसकी एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस, इट कॉजेज फ्लू। इन्फ्लुएंजा, फ्लू से याद रखना, ये फ्लू, ये इसका कॉमनली हम इससे जो बीमारी होती है उसको कहते हैं फ्लू, नज़ला ज़ुकाम जिसे हम कहते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स कैप्सिड, जो कॉम्प्लेक्स कैप्सिड है दैट इज ऑफ द बैक्टीरियोफेज, याद रखना है, इंपॉर्टेंट MCQ। बैक्टीरियोफेज, द वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स आपकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से बताता चलूँ कि दुनिया में एक नोबल इनाम याफ्ता, नोबल प्राइज़ विनिंग एक साइंटिस्ट है,
microbiologist है, that is डेविड बेल्टीमोर. डेविड बेल्टीमोर, इसने अपनी एक क्लासिफिकेशन पेश की थी और इसी के बिहाफ के ऊपर इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, द डेविड बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस. तो जो डेविड बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है वो वायरसेस को प्लेस करती है किसी एक ग्रुप में. टोटल उसमें ग्रुप्स हैं इनटू वन ऑफ द 7 ग्रुप्स. टोटल 7 ग्रुप्स हैं और उसमें किसी एक के में हम जो क्लासिफाई करते हैं. लेकिन इसकी बेस क्या है? डेविड बेल्टीमोर किस बेस के ऊपर क्लासिफाई करता है? मोड ऑफ रेप्लिकेशन. मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन, कि वो रेप्लिकेट कैसे करता है. क्लियर? और दूसरा जीनोम टाइप, यानी उसके अंदर जीनोम कौन सी है. जीनोम मतलब डीएनए है, आरएनए है, फिर डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, इस एतबार से. ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, बेल्टीमोर, डेविड बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस. तो इसमें टोटल कितने 7 ग्रुप्स हैं. क्लियर? तो चलते हैं एक और क्लासिफिकेशन की तरफ, इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम. यानी ये जीनोम की हम बात करें, डेविड बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन, या फिर इसी को हम मर्ज करेंगे विद द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स. स्ट्रैंड्स की तादाद के बेसिस के ऊपर, क्या वो सिंगल स्ट्रैंडेड है या वो डबल स्ट्रैंडेड है. जीनोम. क्लियर? तो ये इसको हम मर्ज करके दोनों क्लासिफिकेशंस को पेश करते हैं, एक तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स के बिहाफ के ऊपर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम्स, आइदर इट इज आरएनए और इट इज डीएनए. तो चलिए सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. जीनोम है डीएनए और स्ट्रैंड्स की तादाद कितनी है? 2. डबल स्ट्रैंडेड, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DSDNA. क्लियर? इसकी एग्जांपल स्मॉल पॉक्स वायरस, एडिनो वायरस एंड हर्पीस वायरस. These 3 are the common examples of double stranded RNA वायरस. ऐसा वायरस जिसके जीनोम में डीएनए है और उसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितना है, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड, इट इज डबल स्ट्रैंडेड. अब आइए जरा आगे मूव करते हैं, डीएनए पे ही रहेंगे अभी. सो ये भी डीएनए और ये भी डीएनए, दोनों में डिफरेंस, ये डबल स्ट्रैंडेड और ये सिंगल स्ट्रैंडेड. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SSDNA और डबल स्ट्रैंडेड को DSDNA. इसमें एग्जांपल याद रखनी है, पार्वो वायरस. इस एग्जांपल इज पार्वो वायरस which causes mild rash virus. It is also called mild rash virus. ये इंसानों के अंदर ये खारिश कर करके इतने पूरे जिस्म के ऊपर दाने बनाते हैं और बहुत भयानक किस्म की इसकी मतलब कि अपीयरेंस होती है. दैट इज पार्वो वायरस. और पार्वो वायरस से मुतालिक एक और चीज़ जहन में आई, इट इज़ द स्मॉलेस्ट वायरस. याद रखना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वायरस. कितना साइज? 20 नैनोमीटर. क्लियर? अब आते हैं जरा आरएनए के ऊपर. डीएनए तो हो गया, डबल स्ट्रैंडेड भी और सिंगल स्ट्रैंडेड भी. अब आते हैं आरएनए के ऊपर. सो आरएनए उसी तरह से डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड. तो पहले डबल स्ट्रैंडेड जो है वो आरएनए. यूजुअली आरएनए इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंड्स. ठीक है, और डबल स्ट्रैंड की कंडीशन जो है ये आगे चलकर भी मैं डिस्कस करूंगा. सो वहां पर भी मजीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा इंशाल्लाह. सो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, DsRNA. एग्जांपल इज डायरिया वायरस, जिसका प्रॉपर नेम है रियो वायरस. ये एमसीक्यू के लिए मार्कर, ठीक है, डायरिया वायरस और इसको कहते हैं रियो वायरस. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस. इसी तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और SSRNA वायरस. इसमें एक तो अहम चीज जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इट सर्व्स एज अ मैसेंजर आरएनए. जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये इट एक्ट्स एज और सर्व्स एज मैसेंजर आरएनए, यानी टेम्पलेट के तौर पर काम करता है. मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है? ये आरएनए की वो टाइप है जो जेनेटिक कोड को कैरी करती है. कहाँ से? डीएनए से. कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए फिर वहाँ से न्यूक्लियर पोर्ट से होता हुआ जाता है साइटोप्लाज्म में और वहाँ पर होती है ट्रांसलेशन. तो याद रखना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के हवाले से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज मैसेंजर आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और लाइक दिस ऑप्शंस. क्लियर?
और इसमें एग्जाम्पल रूबेला वायरस। डियर स्टूडेंट, बहुत ही खतरनाक वायरस है ये रूबेला वायरस। तो वैसे आमतौर पर इसकी जो वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाती है वो 3 वायरसेस की इकट्ठी होती है। इसकी जो वैक्सीन होती है उसे कहते हैं MMR। द वैक्सीन नेम इज MMR। मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला, ये 3 बीमारियों की इकट्ठी वैक्सीन लगती है। सो रूबेला चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर जो दाने बनते हैं, बहुत बड़े बड़े दाने, और फिर ये आम तौर पर वो फिर टोटल आपकी जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस होती है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को होता है तो वो ख़राब हो जाती है इससे, ठीक है, और ये निशान छोड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे आरएनए के हवाले से। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसकी आगे 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। अगर तो वो एक्ट करे एज अ टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, यानी कि मैसेंजर आरएनए बनवाने के लिए, तो इसकी एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा करता है कि उसके अंदर जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो इस्तेमाल होता है एज अ टेम्पलेट, किसके लिए? फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो दूसरी टाइप है वो टेम्पलेट के तौर पर काम करे फॉर डीएनए, मतलब कि दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए और इससे बनवाया जा रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डियर स्टूडेंट, मुझे बताएं जरा, डीएनए से आरएनए के बनने को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि इस डीएनए से मैं अगर बनवाऊं आरएनए तो ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से डीएनए बनवाया जाए तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दैट इज प्रेजेंट इन सम वायरसेस व्हिच आर कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस। तो जो टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस कहां पर है? इट इज प्रेजेंट इन HIV। सबसे खतरनाक ये वायरस, बहुत डेंजरस है, ठीक है। अभी तक इसका इलाज सही तरह से दरियाफ्त नहीं हो सका। तो HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी virus. Clear? So it is an example of retrovirus। और रेट्रोवायरस क्या है? ऐसा वायरस जो आरएनए से डीएनए बनवा ले, उसे कहते हैं रेट्रोवायरस। और उसके अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस अमल को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। क्लियर? सो दैट इज द टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं थोड़ा सा आपका एक क्विक सा एग्जामिनेशन है। आज के जो लेक्चर में आपने पढ़ा है उसके हवाले से कुछ रिलेटेड MCQs है, तो आपने फ़ौरन आंसर करते जाना है। सो स्टैनली प्यूरिफाइड वायरस दैट वाज टोबैको मोज़ैक वायरस इन इन 1901, 1800, 1998 और 1835 और 1935। Yes, you are right. It is 1935. Clear? The word venom is derived from dash word. Venom basically इसका मतलब क्या था? The poisonous fluid. याद रखना, पहली बात तो ये। यहां से एक और MCQ बन सकता है। The word venom means poisonous fluid. Clear? So poisonous fluid. So ये word किस जुबान से ताल्लुक़ रख रहे, किस जुबान से इसको डिराइव किया गया था? आइदर ग्रीक, लैटिन, इटालियन और डच। यस, इट इज लैटिन वर्ड। क्लियर? द वार्ट्स इन द ह्यूमंस आर कॉज्ड बाय, वार्ट्स बताया था आपको, ये बन जाते हैं स्किन के ऊपर, ख़ास तौर पर ये हाथ की जो स्किन होती है हमारे, जो पाम्स और जो सोल्स होते हैं वहाँ पर। सो इट इज़ कॉज्ड बाय पेपोवायरस। इसका पूरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? पैपिलोमा वायरस, ठीक है, इसका पूरा नाम पैपिलोमा वायरस। द एनवेलप स्पाइक्स, जो वायरस के एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं उसके जो स्पाइक्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, किससे बनते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स। यस, सो द आंसर इज स्पाइक्स बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, याद रखिएगा।
और जो एनवेलप है दैट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। फर्क याद रखना है, एनवेलप लाइपोप्रोटीन से और एनवेलप स्पाइक्स जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है। नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इन पोलियो वायरस इज यस 32। और इसी तरह से नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इन एडिनो वायरस दैट इज 252। एडिनो वायरस विच कॉजेज कॉमन कोल्ड। 162 किसका नंबर था? हर्पीज। ओके। नाउ द कम्प्लेक्स कैप्सिड इज ऑफ, हमने स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर क्लासीफाई किया वायरसेस को, तो कम्प्लेक्स कैप्सिड यानी कैप्सिड की बेस के ऊपर जब क्लासीफाई किया तो सबसे कम्प्लेक्स कैप्सिड किसका है? एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियोफेज और टीएमवी। द आंसर इज बैक्टीरियोफेज। क्लियर? And which one of the following acts as a template for messenger RNA synthesis? मैसेंजर आरएनए बनवाने के लिए कौन सा है इसमें जो टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा? जेस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यस, राइट, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के हवाले से डिस्कशन की। इसके अलावा फिर हमने इसके क्लासिफिकेशन की बात की। इसके अलावा हमने उसके कुछ शेप्स के हवाले से बात की, स्ट्रक्चर के हवाले से बात की कि जो वायरसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर एट द एंड हमने एमसीक्यूज़ भी कुछ उनसे रिलेटेड सॉल्व किए। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को ड्रॉप करें। इंशाल्लाह इट विल बी सून आंसर्ड बाय द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।